नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन या आधुनिक भारत के तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत समाजवादी या साम्यवादी या वामपंथी आंदोलनों को देखेंगे, जिसमें इनके कार्य, इनका योगदान, ठीक, इनसे संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। देखिए, समाजवाद क्या है? देखिए, वस्तुतः जब विश्व इतिहास हम पढ़ेंगे तो समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद इत्यादि के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मुख्यतः एक सामान्य परिभाषा देखेंगे। ठीक, इसे 3-4 नामों से इतिहासकारों ने नाम लिखा है। ये जो घटनाक्रम रहे हैं, चाहे वो समाजवादी आंदोलन रहा हो, चाहे साम्यवादी आंदोलन कह लीजिए, चाहे वामपंथी आंदोलन कर लीजिए। ठीक, समाजवाद ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना, उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक, तथा शोषण मुक्त समाज हो, समाज में किसी के साथ शोषण न हो, ऐसा समाज होना चाहिए। ठीक, समाजवादी विचार मुख्यतः देखेंगे 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति जो होती है, रूस की क्रांति जो होती है, उसके बाद ज़्यादा प्रचलित हुआ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। भारत में समाजवाद विकास के कारण जो मुख्य हैं, उसमें रूस की क्रांति जब सफल हुई तो रूस में सर्वप्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। औद्योगिक मजदूरों की धीरे धीरे भारत में भी दयनीय स्थिति हो रही थी, क्योंकि ब्रिटेन में पूंजीवादी सरकार थी, पूंजीवादी औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसी को यहाँ पे लागू कर रहे थे, तो उसमें मजदूरों का शोषण कर रहे थे। ये एक दयनीय स्थिति। किसानों का शोषण, ब्रिटिश पूंजीवादी नीतियों का विरोध भारत में किया जाने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन में गरीब और मजदूर वर्ग की बढ़ती भागीदारी, इन सभी बातों के लेके समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक थे, उन्होंने भारत में समाजवादी या साम्यवादी आंदोलन शुरू किया। 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति, जिसे अब हम रूस की क्रांति के नाम से पढ़ते हैं, उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली बार मजदूरों किसानों की सरकार स्थापित हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा इसका। भारतीय युवाओं पर खास करके इसके विचार ज़्यादा प्रभावित हुए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष की एक नई प्रेरणा मिली। किसान और मजदूर संगठित होने लगे, इनके संगठनों का निर्माण धीरे धीरे देखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, कम्युनिस्ट तो वामपंथी का अंग्रेजी नाम है, कम्युनिस्ट आंदोलन भी लिखा है, दुविधा मत रहिएगा, वामपंथी विचारधारा का अंग्रेजी नाम है। और इन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रखा। ठीक, 1917 की रूसी क्रांति को भारतीय वामपंथी आंदोलन की प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक, वामपंथ के क्या मतलब होता है? देखिए, वामपंथ को ऐसे समझिए कि फ्रांस की जब क्रांति होती है, फ्रांस की राजगद्दी है, जो उनके दाहिने बैठते थे और जो दाएं बैठे वो दक्षिणपंथी या बाद में पूंजीवादी समर्थक हो गए, और जो बाएं बैठे वही वामपंथी थे, वही समाजवादी थे या साम्यवादी थे। वामपंथ मतलब वो बाएं हाथ की तरफ बैठना और दक्षिणपंथी दाहिने हाथ की तरफ बैठना। वामपंथ उन राजनीतिक विचारों का समूह है जिसमें श्रमिक, किसान, गरीब, वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। ठीक, सामान्यतः जब शुरुआत हुई तो वामपंथी राजा की नीतियों के विरोधक थे। वो तात्कालिक जो फ्रांस में जो राजा थे, उनकी नीतियों के इसलिए विरोधक थे क्योंकि वह अत्याचार या हुआ तानाशाही इत्यादि कार्य कर रहे थे, तो इसलिए विरोधक हुए, तो उन्हें वामपंथी कहा गया। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे विश्व में अनेक ऐसे वामपंथी आंदोलन हुए जो सरकार की अच्छी नीतियों का भी विरोध करने लगे, इससे इसे गलत नजरिए से देखा जाने लगा। वामपंथियों को गलत नजरिए से देखे जाने का कारण सिर्फ एक ही है, ये कभी कभी सरकार की प्रत्येक नीतियों का विरोध करने लगते हैं, जबकि इनकी मांग समाज के या सर्वहारा गरीब वर्ग, वंचित वर्गों के लिए बहुत अच्छी रही है। ठीक, प्रमुख विशेषताएं क्या है इनकी? प्रमुख विशेषताएं
आर्थिक समानता, वर्गहीन समाज, मतलब समाज में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था इत्यादि चीजें नहीं होनी चाहिए, सब एक समान होना चाहिए। भूमि सुधार होना चाहिए, श्रमिक के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाना चाहिए। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट जब वो आया, विश्व की महामंदी आई, तो उस समय समाजवादी विचारधारा को अधिक से अधिक बल मिला और प्रश्रय मिला। युद्ध के दौरान भारत में भी भारी मात्रा में धन, अनाज और संसाधन ब्रिटेन भेजे गए। युद्ध रण समाप्ति पे युद्ध की समाप्ति के बाद समाप्ति होगा, भारत में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, खाद्यान्न संकट होगा। टाइपिंग में थोड़ा सा गलत आ जाता है क्योंकि वो हाथ से टाइपिंग की करनी पड़ती, कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं होती टैब में। मजदूरों का जीवन कठिन हो गया, किसानों पर करों का बोझ बढ़ा। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी विचारों को अधिक लोकप्रिय बनाया गया। ठीक, बनने का माहौल मिला या मौका मिला। भारत में दयनीय स्थिति क्या थी मजदूरों की? बहुत कम वेतन मिलता था, काम के घंटे 10 से 14 घंटे तक थे, श्रम कानूनों का अभाव था, दुर्घटनाओं की स्थिति में कोई सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं एवं बच्चों के कठोर श्रम कराया जाता था। इन समस्याओं के समाधान हेतु ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रारंभ हुआ, समाजवादी नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। देखिए, ये ऊपर का पहला पेज जो है, ये पूरी तरह मुख्य परीक्षा से संदर्भित है। भारत में समाजवादी आंदोलन के कारण, समाजवादी आंदोलन जब पूछे आपसे कभी भी परीक्षा में, तो सबसे पहले आप भूमिका में समाजवादी समाजवाद शब्द की परिभाषा खूब अच्छे से लिख दीजिए। अगर किसी विद्वान की आदत और अच्छा है, या तो अपने से बना के लिखिए। उसके बाद समाजवादी की मेन प्रश्न क्या पूछा है? कारण पूछा है, प्रभाव पूछा है, विशेषताएं पूछा है, महत्व पूछा है, या उनके घटनाक्रम पूछा है भारत में। जो भी पूछे उसको आप लिख के लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला पेज मुख्यतः मुख्य परीक्षा से संबंधित है। अब दूसरे पेज में देखते हैं, रूस की क्रांति से प्रभावित थे। भारत में पहले एक समाजवादी नेता माने गए कौन? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक, मानवेंद्र नाथ राय भारत के पहले प्रचलित और प्रसिद्ध साम्यवादी या समाजवादी नेता थे। 1920 में, पहला याद रखिएगा इसकी ये लाइन, 1920 में ताशकंद में, ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट समूह की स्थापना की। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से भी ये जुड़े रहे। इन्होंने भारत में समाज साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार का कार्य किया। इनका जन्म 1887 बंगाल में हुआ था। मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के एम.एन. रॉय कर दिया, मानवेंद्र नाथ राय। तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले दुविधा में मत रहिएगा। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका प्रारंभिक नाम था। इन्होंने अपना बाद में नाम क्या रख लिया? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। ये पहले ऐसे नेता थे जो साम्यवादी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं भारत में। ठीक, इसके बाद आते हैं, एक आंदोलन शुरू होता है या पार्टी की स्थापना होती है, सीपीआई जिसे कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अंग्रेजी में लिखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 26 दिसंबर 1925 कानपुर में इसकी स्थापना होती है। ठीक, 1925 में कानपुर में आपके उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था मजदूरों और किसानों को संगठित करना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत करना, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। देखिए, जब ये 5 बातें आप अगर याद कर लेंगे तो समाजवादी विचारों को आप व्याख्या करके आराम से लिख लेंगे। इसमें अगर महिला भी जोड़ लीजिए आप तो और अच्छा हो जाएगा कि मजदूर, किसान, महिला संगठनों की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत करना, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। प्रमुख नेता कौन थे इसमें? मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय, एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलु चेट्टियार, शौकत उस्मानी। अब देखिए 2022 या 23 में, 22 में जहाँ तक याद आ रहा है, यहीं से प्रश्न पूछा था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में कौन सम्मिलित नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय
तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था, कौन सदस्य नहीं था? ठीक, प्रारंभिक सदस्य कौन प्रारंभिक संस्थापक नेताओं में नहीं था, ये पूछा है। अब अगर आपको 5 नाम याद है तो इसमें से कोई भी रहे दूसरा तो उसमें नहीं होगा, बाकी अगर ये पांचों नाम है तो ये होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नेता कौन थे? एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलु चेट्टियार और शौकत उस्मानी। ब्रिटिश सरकार का इस आंदोलन के प्रति रुख क्या था, विचार क्या था? ब्रिटिश सरकार साम्यवादी आंदोलन को अपने शासन के विरुद्ध एक खतरा मानती थी और उन पर मुकदमा चलाने और नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रमुख कार्य किया है। जैसे पेशावर षड्यंत्र कांड। देखिए कभी कभी ये पूछता है कि निम्न में से कौन वामपंथी या साम्यवादी आंदोलन नहीं था, तो याद रखिएगा मुख्य घटनाक्रम यही 3 हैं मुख्य में, और छोटे मोटे हैं लेकिन ये मुख्य है। कौन कौन? पेशावर षड्यंत्र कांड, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र। ठीक, 1922-23 में सोवियत रूस से लौटे भारतीय क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया भारत में साम्यवादी क्रांति फैलाने की साजिश के आरोप में। कई लोगों को कारावास की सजा दी गई। पेशावर षड्यंत्र केस। ठीक, कानपुर 1924 कानपुर षड्यंत्र के साम्यवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मुकदमा चलाया गया। इसमें एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता थी। ठीक, नलिनी सेन गुप्ता या नलिनी गुप्ता। कई नेताओं को सजा हुई लेकिन साम्यवादी विचारधारा अधिक प्रसारित हुई। फिर 29 से 33 के बीच लगभग 13 ट्रेड यूनियन नेताओं और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चला। आरोप ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश, मजदूरों को सरकार के विरुद्ध भड़काना। कई नेताओं को कठोर कारावास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई। ठीक, रूसी क्रांति डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी समूह की स्थापना 1920, सीपीआई 1925। स्थल सीपीआई का क्या था? कानपुर। सीपीआई के प्रमुख नेता एम.एन. रॉय थे। पेशावर षड्यंत्र याद रखिएगा 22 से 23 है, कानपुर 1924 और मेरठ 29 से 33। प्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया भारत में? प्रथम मजदूर दिवस भारत में कब मनाया गया? तो भारत में मनाया गया 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 1 मई 1923 को पहला सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। ठीक, इस तरह से 6-7 प्रश्न जो बन सकते हैं ऊपर दूसरे पेज से, उसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर एक स्थापना होती है, इसी से संबंधित कई बार पूछा गया है प्रश्न है एटक की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अंग्रेजी में लिखा मिलेगा तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मिलेगा, हिंदी में मिलेगा तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में इसकी स्थापना होती है, डेट याद रखिए। मुंबई में होती है। संस्थापक अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और महासचिव थे दीवान चमन लाल। ये प्रश्न कम से कम कई बार पूछे गए थे। एक प्रश्न स्थापना कब हुई? 1920। मुख्यालय कहाँ था या कहाँ स्थापना हुई? तो मुंबई। प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछा है लाला लाजपत राय और इसका महासचिव पूछा है दीवान चमन लाल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, उचित वेतन दिलाने का प्रयास करना, कार्य समय को लेकर कार्य करना मतलब काम के घंटे को सुनिश्चित कराना, श्रमिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराना, ट्रेड यूनियन कानूनी की मान्यता दिलाना। ट्रेड यूनियन मतलब मजदूरों से संबंधित जो नियम निर्माण है उनको मान्यता दिलाना, महिलाओं बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करना। इन्होंने रेलवे हड़ताल को बढ़ावा दिया, कपड़ा मिल आंदोलन में सम्मिलित हुए, बंदरगाह मजदूर आंदोलन सम्मिलित हुए, कोयला लौह उद्योगों के आंदोलनों में भी इन्होंने भागीदारी दी। अब रेलवे में क्या समस्या थी? वेतन, भारतीयों को वेतन बहुत कम मिलता था। कार्य की समय की कमी मतलब उनको कार्य से अधिक समय काल लिया जाता था। बेहतर सेवाओं की मांग की गई। कपड़ा मिल में कम वेतन, खराब परिस्थिति, लंबे समय तक कार्य के विरोध में। बंदरगाह कम वेतन, बेहतर वेतन के लिए संघर्ष किए। कार्य सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों की मांग। ठीक, लोहे और कोयले उद्योग में श्रम सुधारों और जीवन सुरक्षा की मांग की गई।
मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा एटक ने। ठीक, श्रमिक को राजनीतिक चेतना का विकास किया। ब्रिटिश सरकार की श्रमिक नीतियों का विरोध किया। समाजवादी एवं वामपंथी विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में श्रम कानूनों की नींव रखी। ठीक, किसान आंदोलन प्रमुख कारण क्या थे? अत्यधिक लगान, किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था, उनकी लगान न देने पर उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। बेदखली, कानूनी साहूकारों द्वारा, महाजनों और जमींदारों द्वारा शोषण, अकाल व गरीबी में कोई आर्थिक और सहायता न दिया जाना, जमींदारी प्रथा, बेगारी प्रथा इत्यादि का विद्यमान होना, ये मूलभूत कारण थे किसानों के। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936, 11 अप्रैल 1936 अखिल भारतीय किसान सभा। सहजानंद सरस्वती करते हैं इसकी स्थापना। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन करता है? अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, लखनऊ में 1936। कई बार पूछा गया यूपी स्पेशल के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ में स्थापित करते हैं 1936 में। इसके अन्य नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे भारतीय किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक, एनजी रंगा थे, एनजी रंगा थे। आंध्र प्रदेश के प्रमुख किसान नेता थे ईएमएस नंबूदरीपाद। केरल के प्रमुख वामपंथी नेता, प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री। इंदुलाल याग्निक गुजरात के प्रसिद्ध किसान नेता। ठीक, प्रमुख मांगे क्या थी? लगान में कमी की जाए, ऋण माफी की जाए, जमींदारी का उन्मूलन किया जाए। किसानों के अधिकारों, भूमि के स्वामित्व, उचित मूल्य, सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि के लिए कार्य किया। बेदखली पर रोक और बेगार प्रथा पर अंत करने का प्रयास किया गया। ठीक, किसान आंदोलनों का योगदान क्या था? इसने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। किसानों के आर्थिक कार्यक्रमों को अधिक जनोन्मुख बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, कृषि सुधारों को वैचारिक नींव रखी। समाज में समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक, अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्या थी? एक पार्टी आप पढ़ते, कई बार पूछा है। 1934 स्थापना होती है पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कार्य करने वाला समाजवादी गुट था, अलग से कोई राजनीतिक दल नहीं था। इसके संस्थापक कौन थे? स्थापना की पृष्ठभूमि देखिए तो 1930 के दशक में आर्थिक संकट, विश्व की व्यापक मंदी जो थी, तीसा की मंदी जिसे कहा जाता है, बेरोजगारी, किसान मजदूरों की समस्याएं बढ़ रही थी, रूसी क्रांति, समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने समाजवादी विचारों से प्रचार के लिए एक दल की स्थापना की। ठीक, इसे कांग्रेस समाजवादी दल कहा गया। इसके संस्थापक कौन थे? प्रमुख नेता, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायणन। प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायणन। ये एक किसान नेता थे, बाद में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आंदोलन के। आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अध्यक्ष थे इसके, याद रखिएगा ये चीज। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, भारतीय समाजवाद के प्रमुख वैचारिक नेता माने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के पोषक और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता और सामाजिक न्याय के समर्थक थे। अच्युत पटवर्धन समाजवादी आंदोलन के प्रमुख संगठक थे। यूसुफ मेहर अली युवा और मजदूरों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को लोकप्रिय बनाए रखने का प्रयास किया। अशोक मेहता समाजवादी विचारों से प्रमुख चिंतक थे। इस तरह से कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ठीक, किसानों मजदूरों को संगठित किया गया, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया गया, सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया गया, जमींदारी और शोषण का अंत करने का प्रयास किया गया। ठीक, लोकतांत्रिक समाजवादी शासन की स्थापना की गई।
इनका मुख्य उद्देश्य या विचारधारा समाजवाद, समानता, शोषण मुक्त समाज, लोकतंत्र और समानता तथा मानव कल्याण था। प्रमुख कार्य किसान आंदोलन, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए, लगान में कमी, जमींदारी प्रथा का विरोध, ग्रामीण समस्याओं को उठाया। मजदूर आंदोलन, कम वेतन, कार्य के घंटे अधिक होना, श्रमिक अधिकारों से वंचित किया जाना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस से स्थापना को महत्वपूर्ण कार्य करना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भी मजदूर और वामपंथी सम्मिलित थे। इस दल के नेताओं में भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण उनमें प्रमुख हैं। राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्वतंत्रता के बाद 1948 में कांग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। देखिए, परीक्षा उन्मुख के लिए महत्वपूर्ण क्या है। भारतीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1934 में। 1934 पटना में होती है। जयप्रकाश नारायण प्रमुख संस्थापक थे। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव वाले थे, उपाध्यक्ष कोई और। महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो, कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी 1948 बनी। ठीक, अब कुछ वामपंथी मतलब नेताओं द्वारा समर्थित किसान आंदोलन देते भागा बंगाल में होता 1946-47 में। याद रखिएगा, बटाईदारों को फसल का 2/3 देना हिस्सा बंद करने का प्रयास किया। इस तरह से बंगाल के अधिकांश किसानों ने तेभागा आंदोलन में भाग लिया। इसके प्रमुख नेता कौन थे? हरे कृष्ण कोठार, भवानी सेन, बिनोय चौधरी, सीपीआई नेता। इनकी मांग थी कि बटाईदारों को फसल का मतलब अगर 100 रुपये हो रहा है उत्पादन, तो 66.66 किसानों को मिले, 33 सरकार लगान के रूप मिले। ठीक, फसल भंडारण के लिए किसानों के घर पर हो, जमींदारों के शोषण का अंत, तो किसानों की भूमि पर किसानों को अधिकार दिया जाए। दूसरा आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन। ठीक, समाजवादी आंदोलनों से प्रेरित किसान आंदोलनों में था तेलंगाना। याद रखिएगा, तेभागा और तेलंगाना जमींदारी या क्या नाम है, साम्यवादी या समाजवादी या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन थे। ठीक, ये भी उसी तरह के था, बस डेट याद रखिएगा, पूछा है। ठीक, 2017 मेंस में ये प्रश्न पूछा था। तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में 2017 ऑप्शनल हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक है पुनरप्पा वायलार आंदोलन 1946 और एक है वर्ली आदिवासी आंदोलन ठाणे मुंबई, वर्ली। ठीक, यहाँ भी आदिवासी किसानों के शोषण, बेकार, बदुआ मजदूरी इत्यादि से वंचित लड़ाई होती है। यहाँ भी मजदूरों को कम वेतन, खराब खाद्य सामग्री दिए जाने और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। ठीक, इस तरह से देख लीजिएगा। तेभागा 1946-47, तेलंगाना 46 से 51 तक, पुनप्पा 1946 और वर्ली 1945 से 47। एक आंदोलन होता है आपका बंगाल में, तेभागा 3 भाग किसानों को मिले, 1 भाग सरकार को, इनका मांग थी। तेलंगाना हैदराबाद 1946-47, पुनप्पा त्रावणकोर केरल और वर्ली महाराष्ट्र ठाणे। ठीक, इस तरह से प्रमुख
आंदोलन थे इससे और प्रमुख नेता जो समाजवादी विचारधारा के बोल सकते हैं, इनमें प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 तक, ठीक, प्रमुख समाजवादी नेता थे, ठीक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर कार्यों का संचालन किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, लोकतंत्र, समाजवाद, न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के पक्षधर रहे हैं। दूसरे नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, समाजवादी व्यवस्था के भी जाने माने नेता थे। कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक नेताओं में एक थे। लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक। इस तरह से एक और नेता हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया हैं, फिर एम.एन. रॉय हैं, फिर ई.एम.एस. नंबूदरी पाद, ठीक। ये 4-5 नेता इनके बारे में देख लीजिएगा। एम.एन. रॉय का एक था रेडिकल ह्यूमनिज्म, उग्र मानववाद, ठीक, इनका विचार था, इसको ध्यान रखिएगा। और राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य सिद्धांत दिया था, ग्राम, जिला, प्रांत और केंद्र के आधार पे। तो इनका मुख्य योगदान था चौखंबा सिद्धांत। बाद में गांधीवादी आंदोलन में भी माना जाता है कि कुछ समाजवादी विचारधारा प्रभावित थी, ठीक। देख लीजिए कि मेंस के लिए बहुत जरूरी है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। भारतीय समाजवाद का जनक माना जाता है आचार्य नरेंद्र देव को, ठीक। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवाद का जनक। चौखंबा सिद्धांत लोहिया का था। रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक एम.एन. रॉय हैं। समाजवादी और वामपंथी नेताओं ने आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया। स्वतंत्र भारतीय सामाजिक आर्थिक न्याय, भूमि सुधार, श्रम अधिकार, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया, ठीक। रूसी क्रांति 1917, एटक की स्थापना 1920, ताशकंद में कम्युनिस्ट समूह 1920, कानपुर षड्यंत्र 1924, सीपीआई पार्टी की स्थापना 1925, मेरठ षड्यंत्र के 1929-30, फिर 1934 कांग्रेस का समाजवादी दल आई है लड़ने। तो इस तरह से देखेंगे एम.एन. रॉय साम्यवाद के प्रवर्तक हैं भारत में। ऐसे डांगे प्रमुख किसान आंदोलनों के नेता माने जाते हैं, मजदूरों के। मुजफ्फर अहमद बंगाल के प्रथम साम्यवादी नेता। जयप्रकाश नारायण मैं समाजवाद की दो दलों में संपूर्ण क्रांति के वरीयता के साथ हूँ। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवाद के। इस तरह से देखेंगे प्रमुख नेता थे। एक नेता का नाम याद रखिएगा, ये समाजवादी नेता थे यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा यही दिए थे, पूछा गया है 2 बार, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। नंबूदरीपाद केरल के कम्युनिस्ट नेता थे, ये भी याद रखिए। एन.जी. रंगा मुख्यतः आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना हो सकता है, देख लीजिएगा, लेकिन उस समय का आंध्र प्रदेश था, ठीक। प्रमुख तथ्य याद रखिएगा। अध्यक्ष थे एटक के लाला लाजपत राय। 31 अक्टूबर 1920, 26 दिसंबर 1925 कानपुर में सीपीआई की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी दल 1934, पटना में अखिल भारतीय किसान सभा 1936, लखनऊ तेभागा आंदोलन 1986, तेलंगाना आंदोलन 1946-47, तेलंगाना 1946-51, पुनप्पा 1946, केरल मेरठ 1929-33, कानपुर षड्यंत्र 1934, आचार्य नरेंद्र देव।
इस तरह से आपका यह आंदोलन समाप्त होता है या घटनाक्रम। इसके परीक्षाओं में कभी-कभी एक प्रश्न ज़रूर आता है, ठीक? तो इस प्रश्न को, इस मैटर को पूरा देख लेंगे तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक? चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पीसीएस 2026 में ठीक-ठाक पद रहेंगे, 800-900 से लेके जनरल ग्रेजुएशन के 1000 तक जा सकता है, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। जय हिंद साथियों।